नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और सभी जो टेस्ट हैं वो यूनिट वाइज रहेंगे। 11th और 12th इनके टॉपिक्स को मिला के लगभग 20 टेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईआईटी मेंस, एडवांस, 11th 12th नीट और साथ में आरपीएससी और यूपीएससी जिसमें 11th और 12th का सिलेबस इंक्लूड होता है, तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी जो तैयारी है उसको फाइनल टच देने के लिए ये टेस्ट सीरीज यूज की गई है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहला टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है कि टी समय में गति कर रहे कण के निर्देशांक x इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर से दिए जाते हैं तो कण की चाल दी जाएगी। यानी इस क्वेश्चन से आपको साफ पता चल रहा है कि जो पार्टिकल है वो x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है। अगर डायग्रामेटिकली हम इसे समझना चाहें तो ये आपको ऐसे दे रखा है कि x कोऑर्डिनेट और ये बन गया हमारे पास में y कोऑर्डिनेट। मान लिया हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल हमारे पास में यहां पर है जिसका x निर्देशांक x इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है सी टी स्क्वायर और b कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो आपको दे रखा है बी टी स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज देखिए, x कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट का अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास में वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा जिसे मैं कहूंगा dx अपॉन dt। सेम तरीके से y कोऑर्डिनेट जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं t के रिस्पेक्ट में करता हूं तो मेरे पास में वेलोसिटी आ जाएगी y एक्सिस में जिसे मैं लिख सकता हूं dy बाय dt। और प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो बीच में से निकलेगा। यानी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस करके हो गया हमारे पास में वी वाई स्क्वायर। तो हमारे पास तीन काम है। सबसे पहले x और y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, देन पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आपके पास में जो दे रखा है वो है सी टी स्क्वायर, तो हम कहेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2c इंटू टी। सेम वे में y इज इक्वल्स टू आपके पास में है बी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2b इंटू टी। अब आप कहोगे वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट x के कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंशिएशन किया उसका स्क्वायर, क्योंकि ये vx है तो हम कहेंगे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस करके ये बन जाएगा dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यूज बोर्ड पे लिखी हुई आपके सामने पुट कर देते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास में 2c इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू टी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये 4 हो गए तो बाहर 2 चला गया, हमारे पास में 2 लिख दिया एज इट इज। रूट में कितना बचेगा, यहां है सी स्क्वायर टी स्क्वायर और यहां है बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए कॉमन निकालें हम इसको तो आपके पास में नंबर बचेगा ये 4c स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। 4t स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 2t बाहर निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 2t और रूट में आएगा आपके पास में c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये आंसर है आपके पास में उस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी। तो हम ढूंढेंगे 2t c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2t c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, एक कण सरल रेखा OX के अनुदिश चलता है, t टाइम है और x उसका मीटर है। इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसके द्वारा वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आपको क्या दे रखा है कि किसी भी एक पार्टिकल का पाथ दे रखा है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, यानी x इक्वल्स टू कितना है आपके पास में 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अब वो कह रहा है कि इस रास्ते पे चलता हुआ कोई भी पार्टिकल
जब वो रेस्ट में आता है, विराम अवस्था में आएगा, तो उस समय इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो रेस्ट में आने के लिए मुझे इसकी वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी और वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम v निकालेंगे, जो dx अपॉन कितना होगा dt इज इक्वल्स टू 40 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, प्लस ये होगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गया। और इक्वल्स टू अगर मैं जीरो कर दूं तो ये मेरे पास इस साइड आएगा 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, ये कट जाएगा 4, देन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। और प्यारे बच्चों t इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस t की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, यानी x की वैल्यू निकालेंगे एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में। तो ये बन जाएगा आपके पास में 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, ये बन गया 40 प्लस 24 माइनस 8। 24 में से 8 गया तो आपके पास बचेगा 16, 40 प्लस 16 इट विल बी 56। तो रेस्ट में आने से पहले इसने 56 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा में यानी वर्टिकली ए बी सी और डी बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बी सी सी डी ये आपस में एक दूसरे के समान है। कोई भी एक पार्टिकल जो है रेस्ट से गिराया जाता है, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है विराम अवस्था से। तो बताइए ए बी बी सी सी डी में जाने में कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। मान लो ये हमारे पास में वो पॉइंट है ए, यहां से किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप किया, ए से आएगा वो बी पे, बी से आएगा आपके पास में सी पे, और सी से गया वो हमारे पास में कहां पर डी पे। साथ में आपको ये दे रखा है ये सारे जितने भी डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो मैंने लिख दिया एस जो है वो सबका क्या होगा सेम। साथ में कह रहा है यहां से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो u इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। आपसे ये कह रहा है a से b का टाइम, b से c का टाइम और c से d का टाइम बताइए। देखिए दोस्तों हम बीच में से टाइम नहीं निकाल सकते, हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। a से b का तो चलो डायरेक्ट निकल जाएगा आपके पास में, पर अगर मैं बात करता हूं b से c का तो a से c का निकाल के फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको साफ पता है तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैं एक ऐसी इक्वेशन यूज करूं जिसमें कॉमन नंबर्स हो जाएं। u मुझे दे रखा है, s मेरे पास सेम है, मुझे t निकालना है। तो मैं न्यूटन की सेकंड इक्वेशन अगर यूज करूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखिए u की वैल्यू 0 है क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है, तो t इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो जाएगा अंडर रूट 2s अपॉन g, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। अब देखिए s जो है वो सबके लिए सेम है और 2 कांस्टेंट है और g की वैल्यू हम 10 यूज करेंगे, कोशिश करेंगे कॉमन आउट करने की, रेशियो बनाना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि ये वाला टाइम है t1 और ये वाला टाइम हो गया t2 और ये वाला टाइम हो गया मेरे पास t3। तो t1 की वैल्यू मैं निकालता हूं सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए a से b तक के लिए। तो आप कहोगे t1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना बन जाएगा 2s अपॉन g, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम चीज a से c तक हम निकालेंगे टोटल, देन उसके बाद में a से b को माइनस करेंगे। तो हम यूज कर रहे हैं a से c के लिए। अब ये जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में ये 2s हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करता हूं तो a से लेकर c तक का जो टाइम है वो मेरे पास में t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास में डबल, तो ये हो जाएगा 4s अपॉन करके कितना होगा g होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको t1 की वैल्यू दे रखी है, इसको यहां शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा आपके पास में t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4s अपॉन g माइनस करके है t1। तो t1 आपके सामने है, तो आप कह सकते हो t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4s अपॉन g माइनस अंडर रूट हो गया हमारे पास में 2s अपॉन g। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कॉमन चीज क्या आ रही है 2s अपॉन जी, और 4s अपॉन जी को तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2s अपॉन जी रूट में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं
कि T2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है √2s/g। आपके पास अंदर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 और ये पूरा नंबर हो गया -1। तो ये मेरे पास में T1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन। सेम तरीके से ये बना आपके पास में T2 सेकंड इक्वेशन। अब हम बात करेंगे T3 की, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा टाइम आपको निकालना पड़ेगा पहले यहां से, देन उसमें से T1 प्लस T2 माइनस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर A से D तक की। इस इक्वेशन को यूज करें तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2s/g, s की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 3 2 6 और ये बन जाएगा s/g। अब T1 प्लस T2 इसको यहां लाके माइनस करेंगे और T1 प्लस T2 की वैल्यू पड़ी है मेरे पास में, तो कितना बन जाएगा ये T3 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6s/g माइनस T1 प्लस T2, तो ये हो जाएगा आपके पास √4s/g। अब कॉमन आउट निकाल दीजिए, तो कॉमन हमारे पास में जो निकलेगा वो लमसम 2s/g है, रूट में 2s/g। कॉमन बन गया हमारे पास में रूट में 3 माइनस बन गया रूट में 2। ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीनों का अगर आप रेशियो बनाते हो तो क्या बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं T1 रेशियो T2 रेशियो T3। तो रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीजें कैंसिल आउट होती है, तो आप खुद देखिए √2s/g 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 कॉमन आउट हो गया, तो यहां से तो पूरा ही नंबर फिनिश हो जाएगा, तो 1 रेशियो। इसमें आपके पास बचेगा √2 - 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में √2 - 1 और यहां आपके पास जो नंबर बचेगा √3 - √2, ये बन जाएगा √3 - √2। अब ये आपके पास में है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आप खुद देख लीजिए कौन सा हमारे पास में सही विकल्प जो है वो मैच करता है। मैं इसको बॉक्स बंद कर देता हूं, ये आपके पास में करेक्ट आंसर है। तो आप कह सकते हो, ये देखिए डी ऑप्शन जो है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है, एक नाव स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को न्यूनतम संभव यानी मिनिमम पॉसिबल पाथ के अनुदिश 15 मिनट में पार करती है। नदी के बहाव का वेग किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। तो देखिए आपको क्या कह रखा है, मान लो हमारे पास में इस प्रकार से कोई भी एक नदी दे रखी है। इस नदी की जो चौड़ाई है आपके पास में वो कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, एक आदमी यहां पर खड़ा है। अब वो नदी पार करना चाहता है, दो तरीके से है, परंतु उसमें आपको ये क्या दे रखा है कि न्यूनतम संभव पथ, वो ठीक नदी के सामने वाले सिरे पर पहुंचना चाह रहा है। अब आप मुझे बताओ, ए पॉइंट से अगर आदमी नदी के ठीक सामने वाले बी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा है तो कैसे, अगर वो नदी के इसी डायरेक्शन में तैरेगा तो नदी का बहाव इसको आगे ले जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नदी जो आपके पास में है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो मैं ये बना देता हूं, ये नदी हो गई हमारे पास में इस डायरेक्शन में, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ रिवर कह दिया। अब वो आदमी ठीक सामने पहुंचे, उसके लिए जरूरी क्या है, वो इस डायरेक्शन में तैरना कोशिश करेगा, यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में ये जाएगा, जिसको आप कह सकते हो ये वेलोसिटी आपके पास में दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है इसमें। अब ये कहना चाह रहा है कि ऐसे तैरता हुआ अगर आदमी ठीक सामने पहुंचता है तो इस पूरे रास्ते को कवर करने के लिए उसे जो समय लगा है वो हमारे पास में है 15 मिनट का। और प्यारे बच्चों 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 आवर्स। ठीक है, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो नदी पार करना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहां की वेलोसिटी मुझे पहले निकालनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो रूट में इसका स्क्वायर 25 माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर का स्क्वायर, ये बन गया। अब फॉर्मूला लगाओ आप इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारे पास में। अब जरा ध्यान से देखो कि स्पीड जो आपके पास में है वो कितनी है, अंडर रूट
25 माइनस वी आर का स्क्वायर। दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, तो हम इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं इसमें। वैसे देखा जाए तो आपको किलोमीटर में ही दे रखा है, तो कोशिश यही करिए किलोमीटर में रखने की, क्योंकि स्पीड भी हमने किलोमीटर पर आवर में यूज की है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन टाइम कितना है 1/4, 1/4, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे अंडर रूट 25 माइनस वी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हुआ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्क करने पर 25 माइनस वी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर, ये 9 बन जाएगा। रिवर की जो स्पीड है वो आपके पास में आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब नदी जो है उसकी स्पीड आपके पास में है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 3 किलोमीटर पर आवर थर्ड ऑप्शन है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर न्यूनतम पथ तय करते हुए नदी पार करता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरेगा, परंतु अगर वो न्यूनतम समय लेते हुए नदी पार करना चाहता है तो वो इस डायरेक्शन में तैरेगा, जिसके कारण उसमें कुछ विस्थापन होगा। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट, पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है समय और दूरी के बीच में एक रिलेशन दे रखा आपको। इसमें आपसे कह रहा है ए और बी अगर कांस्टेंट है तो रिटार्डेशन कितना होगा, अवमंदन, यानी एक्सेलरेशन निकालना है आपको। और किस फॉर्म में निकालना, 4 ऑप्शन देखिए, हर ऑप्शन में वेलोसिटी आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन निकालते हुए वेलोसिटी तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, आपके पास इक्वेशन है t इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो सबसे पहला इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे ये dt अपॉन dt हो जाएगा इज इक्वल्स टू d अपॉन dt, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dt, ये बन जाएगा बी एक्स। तो ये तो बन गया 1 इक्वल्स टू, ये आ गया 2ax, ये बना dx अपॉन dt प्लस करके ये बन जाएगा b, और यहां बना हमारे पास में dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कॉमन निकाल दें, 1 इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, और यहां बन जाएगा 2ax प्लस b। तो dx अपॉन dt आपको पता है वेलोसिटी होती है v, इसको उठा के नीचे शिफ्ट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 1 अपॉन 2ax प्लस b, ये बना। अब जहां कहीं भी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी इसको यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हम कहेंगे त्वरण जो है इसका एक्सेलरेशन वो होगा हमारे पास में dv अपॉन dt। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ये डिवाइड की फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऐसे, तो हम कहेंगे ये 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये नंबर एज इट इज, ऊपर वाले नंबर का डिफरेंशिएशन तो मैं लिख देता हूं पूरा 2ax प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ 1, वैसे ही 0 हो जाएगा माइनस, अब 1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा d बाय dt, और ये बन जाएगा आपके पास में 2ax प्लस b। अब देखो दोस्तों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये नंबर 0 हो जाएगा आपके पास में, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन त्वरण जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, माइनस ऑलरेडी है 2ax, इसका डिफरेंशिएशन 2a, और ये हो जाएगा आपके पास में dx अपॉन dt। अब b कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, नीचे हमारे पास में नंबर बना है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों dx अपॉन dt v हो रहा है हमारे पास में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -2av अपॉन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। साथ में देखिए 1 अपॉन 2x प्लस b, 1 अपॉन 2ax प्लस b, ये तो v होता है हमारे पास, तो यहां स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो माइनस ऑलरेडी रहेगा हमारे पास, ये 2a हुआ, v ऑलरेडी है, और साथ में ये आया आपके पास में कितना v स्क्वायर। तो हम कहेंगे त्वरण जो आपके पास में है एक्सेलरेशन वो बनेगा -2av क्यूब। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि जैसे ऑप्शन तो मैच हमारे पास कर रहा है 2av क्यूब, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें माइनस नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अवमंदन, यानी माइनस जो है उसको रिटार्डेशन मानना है, तो मैं त्वरण बोलूंगा तो मुझे माइनस दिखाना पड़ेगा। अब मैं अगर बोलूं इसमें अवमंदन,
रिटार्डेशन बोलूं मैं तो मुझे माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा 2AV3। तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, क्या क्या रखा है। एक कण सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से चलता है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ए और बी पर इसके वेग क्रमशः 7 और 17 मीटर पर सेकंड है। एम जो है ए और बी का कोई मिड पॉइंट है। ए से लेकर एम तक पहुंचने में टाइम T1 और एम से बी तक पहुंचने में टाइम लग रहा है T2। तो आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों देखिए, यानी इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी एक डायग्राम है। स्टार्टिंग का पॉइंट आपके पास में दे रखा है ए और एंडिंग पॉइंट जो हमारे पास है इसको हमने कहा बी। एम जो है आपके पास में ये मिड पॉइंट है इसका, ये एम जो है ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि जब ये पार्टिकल ए पोजीशन पे था तो उस समय इसकी स्पीड जो थी, मैं यहां लिख देता हूं VA, ये आपके पास में है 7 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बी पोजीशन पे है तो इस समय इसकी जो स्पीड है VB, ये आपके पास में दे रखी है 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ये कहना चाह रहा है कि ए से एम तक जब आएगा तो टाइम T1 और एम से बी पे जब आ रहा है तो टाइम कितना है T2। इन दोनों के टाइम का रेशियो चाहिए हमने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ए और बी इनका मिड पॉइंट है। अगर मान लो मैं ए और बी को, इनके डिस्टेंस को S मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस S अगर मेरे पास हो गया तो आप कहोगे ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक S/2 और ये डिस्टेंस भी क्या होगा S/2। ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसके लिए सबसे पहले हमें यह निकालना जरूरी है कि जब पार्टिकल M से क्रॉस करेगा इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, Vm हो गई। तो यह निकालना जरूरी है, तभी इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का टाइम निकलेगा हमारे पास। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं यूज करूंगा ए से लेकर बी तक वाले पार्ट को। ये इनिशियल है, ये फाइनल है और डिस्टेंस आपके पास में कितना है S दे रखा। तो मैं कहूंगा ए से लेकर बी तक के बीच में न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करो, V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2A इंटू S। अब V आपके पास में 17 दे रखा है तो मैं लिख देता हूं इसको एज इट इज VB का स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू U आपके पास में है 7 का स्क्वायर इक्वल, सॉरी ये बन गया हमारे पास में प्लस में 2AS। तो 17 का स्क्वायर 289 और ये हो गया 49। तो 289 में से 49 माइनस करोगे तो लमसम हमारे पास में आएगा 240। तो आप ये कह सकते हो कि 2AS की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास में 240। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, एज इट इज लिख देंगे 2S की वैल्यू। अब यहां से लेकर यहां तक के बीच की इक्वेशन आप चाहो तो A से M भी लगा सकते हो, मैं M से B के बीच में ले रहा हूं। अब मैं यूज करूंगा M से लेकर B तक के बीच में इसी इक्वेशन को लगाऊंगा। तो आप कहोगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2AS। V कितना है आपके पास में 17 का स्क्वायर, U कितना है VM का स्क्वायर जो नहीं पता है, प्लस करके 2A, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है S/2। ये बन गया S/2, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 289, इसको यहां शिफ्ट कर दो, माइनस VM² इज इक्वल्स टू बना AS। ये हमारे पास में है सेकंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, इस AS की वैल्यू उठा के सीधी हम यहां डाल देंगे। सेकंड इक्वेशन से A इंटू S को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए आप ये लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से जैसे इनमें इंटरचेंज करेंगे वैल्यू तो 2AS की जगह हो जाएगा हमारे पास में 289 माइनस VM का स्क्वायर इक्वल्स टू है 240। तो एक काम करें इसको काट देते हैं, 120 के आसपास बन गया। ये इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा 289 माइनस 120
इक्वल्स टू वीएम का स्क्वायर। 289 में से 120 गया तो 169 बचा, तो वीएम की वैल्यू जो आएगी आपके पास में 169 का स्क्वायर रूट, यानी ये बना 13 मीटर पर सेकेंड। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने निकाला है एम पॉइंट पे जब पार्टिकल था उस समय इसकी स्पीड जो हमारे पास है वो 13 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको निकालना है ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितना समय लिया। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं इसमें हम। तो देखो ए से लेकर बी तक न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो टी इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अब इसी v माइनस यू अपॉन ए को अगर मैं यूज करूं दोनों के लिए तो देखो क्या हो जाएगा। देखो T1 इज इक्वल्स टू v कितना है आपके पास m पॉइंट पे, तो ये बन गया आपके पास 13 माइनस यू कितना है a पॉइंट पे 7 अपॉन बना आपके पास a, माइनस करो 3 और 3 6 अपॉन बना a। सेम तरीके से अब b से c की बात करते हैं हम इसमें, तो सेम T2 इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, तो v इस बार b पॉइंट का हो जाएगा 17 माइनस u आपके पास होगा m पॉइंट पे जो 13 है हमारे पास डिवाइडेड बाय हुआ a, तो ये बना आपके पास में 4 अपॉन a। अब दोनों का रेशियो ले लो, ये T1 को ऊपर जा रहा है T2 को नीचे, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में 6 अपॉन a, 4 अपॉन a कट गया, ये बना 3 अपॉन 2। ये आंसर हमारे पास है। अब 3 अपॉन 2 कौन सा, देखिए ए ऑप्शन, यानी 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पैराशूट को खुलने से पहले पैराशूट 10 सेकंड तक एक वायुयान से मुक्त रूप से गिरता है, यानी फ्रीली फॉल हो रहा है उसमें, वह 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अवमंदन से नीचे उतरता है। एक वायुयान से मुक्त रूप से गिरता है एवं जब वह खुलता है तो इस रिटार्डेशन से वो नीचे की ओर गिरता है। यदि वह पैराशूट से 2495 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो जमीन पर किस वेग से पहुंचेगा। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ये क्या कह रहा है, आपको यहां से दे रखा है पैराशूट से ये आदमी जो है वो ड्रॉप होता है इस जगह पे, ए पोजीशन कह दिया। अब यहां से जब ये बी पर पहुंचा तब जाके इसका पैराशूट ओपन हुआ, और पैराशूट ओपन होने के बाद में यहां से होता हुआ ये सी पॉइंट पे जमीन पे आके गिरा। अब पैराशूट को खुलने से पहले 10 सेकंड तक एक वायुयान से मुक्त रूप से गिरता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम दे रखा है वो आपको t इज इक्वल्स टू कितना है 10 सेकंड दे दिया। u की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है। यदि पैराशूट से 2495 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 2495 मीटर, टोटल डिस्टेंस हुआ हमारे पास में। फिर उसके बाद कह रहा है तो जमीन पर किस वेग से गिरेगा, ये v की वैल्यू जो है आपको ये निकालनी है इसमें। तो दोस्तों कई दांव पेच है, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि जब वो पैराशूट ओपन करेगा उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी ये चाहिए। तो देखिए ए पर u0 दे रखा है, t आपके पास में 10 सेकंड है, तो यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो स्पीड कितनी है। जब वो इस बी पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, तो आप एक सिंपल सी चीज कहोगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, आप ये यूज करोगे इसमें। तो u की वैल्यू 0 है, g हमारे पास में 9.8 हो गया। अब ये कह रहा है 10 यूज करना, तो हमने कहा एक काम करते हैं 10 ही यूज कर लेते हैं, हालांकि 9.8 से इजी रहेगा। तो ये बन गया आपके पास 10 और ये बना आपके पास में 10, तो हम ये कह सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड जो है वो यहां से लेकर यहां तक इस स्पीड से ये पहुंचा, ठीक है। देन उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस कवर कितना किया। जब u0 था, v 100 है, तो यहां से लेकर यहां तक जब पैराशूट ओपन हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर किया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप चाहो तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो, s इक्वल्स टू कितना बन जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए u की वैल्यू 0 है और ये बनेगा आपके पास में हाफ, g की वैल्यू 10 है और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 5
यानी 500। तो आप कहोगे 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने पैराशूट खुलने तक, और जब वो पैराशूट खोल के नीचे आया तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2495। इसमें से आप 500 माइनस कर दोगे। जब 500 माइनस करेंगे तो ये लमसम आपके पास में आएगा 1995, इतना आ जाएगा मीटर। अब यानी इतना मीटर इसको कवर करना है। स्पीड कितनी थी? 100। और अवमंदन दे रखा है इसमें रिटार्डेशन, तो ए जो है आपके पास में वो आपके पास में कितना है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद देखिए न्यूटन की इक्वेशन, यू दे दिया है, ए दे दिया है, एस है, वी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल से न्यूटन की थर्ड इक्वेशन अगर मैं यूज करूं यहां पर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए u आपके पास में कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस करके 2, a कितना है? अवमंदन है, माइनस हो गया हमारे पास में 2.5 इंटू s की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 1995। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 10,000 माइनस ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 1995। ये वैल्यू किसकी है? वी स्क्वायर की है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 में से आप माइनस करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लगभग आपके पास में 2000 है, 10,000 तो ये 525, ये होगा 9,900 ये बन जाएगा आपके पास में 75। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपके पास बनेगा लगभग 25। तो v इज इक्वल्स टू आया 5 मीटर पर सेकेंड। देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी करना क्या है? सबसे पहले आपको यह चाहिए कि जब ये पैराशूट ओपन करेगा तो उस समय स्पीड कितनी है, पैराशूट ओपन करने तक डिस्टेंस कितना कवर किया, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर होगा इस स्पीड से, तो फाइनल वेलोसिटी आएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। 7th क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक वस्तु किस चाल से ऊपर की ओर फेंकी जावे कि 5वें और 6वें सेकंड में तय की गई दूरी समान होगी। यानी आप लोगों को पता है ये पॉसिबल कब है? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं किसी भी पत्थर को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ये पॉसिबल तभी है कि 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कवर सेम हो, जब 1 सेकंड तो पहले पीछे की तरफ होगा और 1 सेकंड इस साइड में, यानी 1 सेकंड ऊपर जाते हुए और 1 सेकंड नीचे आते हुए। अगर दोनों ही ऊपर जाते हुए होंगे तो डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा, दोनों ही नीचे आते हुए होंगे तो डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 5वें सेकंड का मतलब है चौथे से 5वें, और 6वें सेकंड का मतलब है 5वें से 6वें। ये जो 2 टाइम प्रहर दे रखे हैं, एक ऊपर जाते हुए होना चाहिए और एक नीचे आते हुए। तो अगर मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाऊं तो ये इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। देखिए मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक पार्टिकल है, उसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे। अब ये यहां से ऊपर जाते हुए ऐसे नीचे आ रहा है, इसमें ये नीचे आया, ये मैक्सिमम हाइट थी इसकी। तो इसको एक काम करते हैं, हम बीच में से ऐसे खींच देते हैं लाइन इसमें। अब डिस्टेंस सेम तभी हो सकता है जब ये 1 सेकंड ऊपर जाते हुए हो और 1 सेकंड जो है वो नीचे आते हुए। यानी ये आपके पास में होगा 5वां सेकंड, 5वां सेकंड, और ये होगा आपके पास में t इज इक्वल्स टू कितना? 6वां सेकंड। अब आपको पता है 5वां ऊपर जाते हुए हो और 6वां नीचे आते हुए हो, तभी दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे, अदरवाइज कभी सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है इसमें ऊपर जाते हुए लगेगी, इसमें डाउनवर्ड। अब 5वां का मतलब है कि t इज इक्वल्स टू 4 से t इज इक्वल्स टू 5, और 6वें का मतलब है t इज इक्वल्स टू 5 से t इज इक्वल्स टू 6। अब इसमें हम क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो मैंने कहा कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में कितनी होगी? 0। तो अब हम u निकालेंगे इसमें। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब यहां पर वेलोसिटी 0 ले रहा हूं तो टाइम मेरे पास में 5 सेकंड का है। तो मैं आपसे कहूंगा v अगर 0 है इक्वल्स टू u
प्लस जी इंटू हो गया आपके पास में कितना, ये बन गया आपके पास 5। तो 0 इज इक्वल्स टू यू, ऊपर जाते हुए ग्रेविटी माइनस में 9.8 इंटू 5, 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस, ये बन जाएगा आपके पास में 49। तो यू इज इक्वल्स टू हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस वेलोसिटी से इसे ऊपर की ओर फेंकेंगे वो वेलोसिटी हमारे पास में होगी 49 मीटर पर सेकेंड। टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इस वजह से थोड़ा सा ये समय लगा। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक कण को जमीन के बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाता है। यह बिंदु बी पर पहुंचने में t1 समय लेता है। कोई भी एक बीच का पॉइंट दे दिया है, लेकिन लगातार ऊपर चलता है। यदि यह पुनः बिंदु बी से जमीन पर पहुंचने में रिमेनिंग टाइम t2 समय लेता है, तो जमीन से बिंदु बी की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहला एक काम करेंगे, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे। देखिए आपको क्या कह रखा है कि एक इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी एक, यहां से जमीन से ये सरफेस होगा, इसमें ये हमारे पास में है सरफेस। किसी भी बॉडी को हमने इस ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर, मानो वेलोसिटी कितनी है, यू से फेंका। अब ये हमारे पास में पॉइंट है बी पॉइंट। ए से बी तक पहुंचने में इसको समय लगा कितना, t1। मान लिया ये हाइट आपके पास h है और ये हाइट ही निकालनी है आपको इसमें। अब उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट जो है, यहां से होता हुआ ये, जब यहां रेड कलर का जो मार्क बनाया मैंने, इस पे जब ये वापस आएगा तो इस समय वेलोसिटी तो वही रहेगी। आपको पता है कि ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुका हूं मैं आपको कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता उसी वेलोसिटी से नीचे गिरती है। और ये जो रेड कलर की लाइन है, इसका टाइम जो है आपके पास में कितना है, t2 है। तो हमने मान लो इसको एक सी पॉइंट मार्क कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं ए से लेकर बी तक का जो टाइम है वो तो हो गया t1, और बी से लेकर सी तक का जो टाइम है वो हो गया आपके पास t2, और ए से बी से होते हुए सी तक का जो टाइम है, टोटल टाइम होगा आपके पास में t1 प्लस t2। तो सबसे पहली चीज डायरेक्ट हम हिट करेंगे, हमें निकालना ए से बी की हाइट कितनी है। तो देखिए ए और बी के बीच में न्यूटन की सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो हम ये कहें ए से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, ये हो गया हमारे पास में जी टी स्क्वायर। साइन कन्वेंशन की बात करें तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो हाइट s, डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा प्लस h। u की बात करें ऊपर की तरफ है तो प्लस u हो गया, और टाइम है आपके पास t1 प्लस हाफ। ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है माइनस g हो गया, और ये हो गया आपके पास में t1 स्क्वायर। ढंग से लिख देते हैं, h इक्वल्स टू u t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। क्यों, क्यों हम बात करेंगे ए से लेकर बी से लेकर सी तक की। तो हमने कहा ए से बी से सी तक का जो पाथ है, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई हमारे पास, डाउनवर्ड में है तो साइन कन्वेंशन बोलेगा माइनस u ले लेंगे इसको हम, क्योंकि वैल्यू सेम है। u इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो ये आपके पास में हो जाएगा प्लस u, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो माइनस जी हो गई, और टोटल टाइम हो गया आपके पास में t1 प्लस t2। अब देखो इसको यहां शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस u, यानी माइनस 2u इज इक्वल्स टू माइनस जी t1 प्लस t2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, u इज इक्वल्स टू बना हाफ g t1 प्लस t2। अब मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू है u को, इसको एलिमिनेट करना यहां पर। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए h इक्वल्स टू u की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे हाफ g, ये बन गया t1 प्लस t2 इंटू हो गया t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना, t1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, h इक्वल्स टू हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये नंबर देखो इससे कट गया, रिमेनिंग सिर्फ ये बचा। तो हम कहेंगे हाइट जो है आपके पास में वो हाफ g
T1 इंटू T2। ये कॉन्सेप्ट भी बन गया एक तरह से, और सॉल्यूशन जो हमारे पास में है वो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह नियत प्रतिरोधी बल अनुभव करता है, जिसके कारण उसमें अवमंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो कण के ऊपर जाने में और नीचे आने में समय के अनुपात को बताइए। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ऑलरेडी मैं आपको कई बार चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि सबसे पहले न्यूटन की जब इक्वेशंस लगती हैं तो उस समय वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हैं हम इसमें, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसको नीचे जाने में लगेगा। यह तभी पॉसिबल है जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। जबकि सवाल में क्या कहा है, कण ऊपर नीचे जा रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, प्रतिरोधी बल लग रहा है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे का समय सेम नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो आंसर तो ये होता हमारे पास। तो इसके अलावा अब इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, चेक करते हैं इसमें। आप लोगों को पता है कि जब कोई भी कण ऊपर की तरफ जाएगा और कण जब नीचे की तरफ आता है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका त्वरण होगा G+a, नीचे की तरफ आएगा तो कितना होगा G-a। वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार आपको। अब बच्चा कहेगा सर मुझे तो टाइम निकालना है, तो सिंपल सी फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास में कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यहां पर इनिशियल 0 हो जाएगा, और हमें पता है कि जिस स्पीड से हमने फेंका उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो टाइम और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कहूंगा पहले इसने कहा है ऊपर जाने में, तो टी ऊपर की बात करें डिवाइडेड बाय टी नीचे की बात करते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाने वाला समय ऊपर लिखा हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में G+a। नीचे वाला टाइम नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपके पास में G-a। G 10 होता है, माइनस दे रखा है 2, 10 माइनस ये प्लस हो गया 2, तो आपके पास में जो बनेगा तो आप इसको लिख सकते हो इसमें 8 अपॉन ये बन गया 12, कटेगा इसमें तो ये बन जाएगा 4, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट ही काट देते हैं इसको 4 से, तो ये बन जाएगा 2/3। तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का जो समय है इन दोनों का रेशियो हमारे पास बनेगा 2/3। अब ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 2/3, यानी सी ऑप्शन जो है हमारे पास 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पानी की बूंदें 9 मीटर ऊंचाई से मकान की छत से नीचे की ओर नियमित समय अंतराल पर गिरती है। जब पहली बूंद जमीन पर पहुंचती है तो उस समय चौथी बूंद जो है वो गिरना प्रारंभ होती है, तो छत से दूसरी और चौथी बूंद की दूरियां कितनी होगी। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, एक केव जैसी चीज है हमारे पास में, यहां पर मान लो ये मकान बना दिया हमने इसमें, यहां पर कुछ बूंदों की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जब पहली बूंद फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर पहुंचती है उस समय चौथी बूंद जो है फोर्थ ड्रॉप ये चलना स्टार्ट होगी, और मकान की छत जो है वो कितनी ऊंची है, 9 मीटर ऊंची है। पहले डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब ये कह रहा है नियमित समय अंतराल पर गिर रही है, इसका मतलब इक्वल टाइम है, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट है तो ये मान लो सेकंड होगी, ये मान लो हमारे पास थर्ड होगी, तो मैंने इसको कहा सेकंड, और ये हो गई आपके पास में कितनी, थर्ड। ये ड्रॉप्स इस टाइप से है, ऐसे ये ड्रॉप्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, हाइट दे रखी है हमें इसमें, समय अंतराल समान है, अगर इसने टी टाइम लिया तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 2t हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो समय है वो क्या होगा 3t, क्योंकि सबका अंतराल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है इनका डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस बताने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको निकालनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस t की वैल्यू ही निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस आपके पास 9 मीटर है। प्रारंभिक वेग u = 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से स्टार्ट होती है, फोर्सफुली नहीं छोड़ रही है, ड्रॉप हो रही है इसमें।
तो आप कहोगे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज करें, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT²। हम ये निकालना चाह रहे हैं यहां से लेकर यहां तक इसको आने में टोटल टाइम कितना लगा। u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितनी हो गई 3t हो गई, t की वैल्यू हमारे पास में 3t हो गई स्क्वायर, g एज इट इज पड़ा इसमें, हालांकि दे नहीं रखा g कितना लेना, फिर भी 10 यूज कर लेंगे हम इसमें। तो s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, और ये बन जाएगा हमारे पास में, g लिख दिया इसको एज इट इज, और ये बना आपके पास में कितना 9t²। अब डिस्टेंस कितना कवर किया वो आपको दे रखा है, 9 मीटर का डिस्टेंस है, तो देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा g नीचे आएगा, तो t² इज इक्वल्स टू 2/g, तो 2/10, ये बन जाएगा आपके पास 1/5, तो t इज इक्वल्स टू है √1/5। कहने का मतलब है कि t समय जो है आपके पास में रूट में 1/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट में 1/5, इसका हो जाएगा 3 इंटू रूट में 1/5। अब आपसे कह रहा है सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए न्यूटन की इक्वेशन को वापस यूज करेंगे। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ड्रॉप के लिए, सेकेंड ड्रॉप के लिए, तो सेकेंड ड्रॉप के लिए मैं S2 लिख देता हूं, u वैसे भी 0 है, प्लस हाफ g हमारे पास एज इट इज हो गया, 10 लिख देंगे बाद में। t² की बात करें, यहां से लेकर यहां तक का समय 2t है, तो हमने कहा 2 और t की वैल्यू आपके पास में है √1/5 इसका स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन हो गया 5, तो 5 2 जा 10 इससे कट गया, तो S2 इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास में 4 मीटर, यानी 4 मीटर की दूरी सेकेंड ड्रॉप कवर करेगी। अब हम निकालेंगे थर्ड ड्रॉप, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे थर्ड ड्रॉप के लिए। थर्ड ड्रॉप तीसरी बूंद की बात करें तो S3 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, u आपके पास हाफ, g की वैल्यू है 10 इंटू, अब देखिए थर्ड ड्रॉप जो उसका टाइम t है आपके पास, √1/5 का होल स्क्वायर, तो S3 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये 5 हो गया इसमें, तो हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर करोगे 1/5 कट जाएगा 1, यानी S3 इज इक्वल्स टू कितना आया 1 मीटर। अब आप खुद देख लीजिए, पहले कौन सी बूंद की बात कर रहा है, दूसरी और चौथी बूंद की दूरी है। अब दूसरी और चौथी बूंद की बात कर रहा है कि दूसरी और तीसरी होनी चाहिए, यहां पर चौथी तो आपको पता है वो जमीन पे गिरी पड़ी है नीचे इसके अंदर, ठीक है, तो 4 मीटर और 1 मीटर का डिस्टेंस जो होगा ये होगा, तो 4 मीटर और 1 मीटर का डिस्टेंस है, यानी देखिए यहां लिखा हुआ इसने सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप जो है उनके डिस्टेंस। तो आप लोगों को पता है कि अगर कभी भी इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज मिसलीड होती है तो हमेशा इंग्लिश की लैंग्वेज जो होती है उसको माना जाता है, तो आप कह सकते हो सेकेंड ड्रॉप जो है 4 मीटर और थर्ड ड्रॉप जो हमारे पास में 1 मीटर की दूरी तय करेगी। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक कण एक समान चाल v से वृत्तीय पथ में गति करता हुआ 60 डिग्री के कोण को तय करने पर इसकी चाल में परिवर्तन व वेग में परिवर्तन कितना होगा, स्पीड और वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ लें ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। देखिए आपके पास में कोई भी इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ है, अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, हमने कहा यहां पर ये हो गया पार्टिकल, ये क्या कह रहा है, एक कण समान चाल से, स्पीड सेम है इसकी, तो चाल हो गई आपके पास में कितनी v, यानी मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है इसमें, गति करता हुआ वृत्तीय पथ में 60 डिग्री के कोण को तय करने पर, अब 60 डिग्री का कोण कैसे तय होगा, यहां से गया, ये सेंटर मान लेते हैं, ये यहां हो गया 60 डिग्री, तो इस दौरान में ये यहां पर पहुंचा, इस जगह ऐसे, कितनी चाल है, चाल तो सेम ही हो गई हमारे पास में, ये कितनी दे रखी है, v दे रखी है। अब आपसे कह रहा है, पहले कह रहा है चाल में परिवर्तन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चाल जो होती है ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और अदिश राशि जो होती है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है
वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रारंभिक और अंतिम का अंतर, फाइनल भी v था, प्रारंभिक भी v था, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 0। यानी चाल में परिवर्तन 0 होगा। हालांकि आंसर तो आ ही गया हमारे पास ये। फिर भी हम बात करेंगे कि वेग में परिवर्तन कितना होगा। अब वेग में परिवर्तन की मैं बात करता हूं। वेग में परिवर्तन, तो वेग वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर लॉ से सॉल्व होती है। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा v इज इक्वल्स टू, मान लो मैं इसको v1 कह दूं और इसको मैं कह दूं v2, और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करता हूं, तो ध्यान से देखो, ये एंगल काउंट होगा हमारे पास में। आपको पता है कि चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 के होते हैं, ये 60 का है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का। तो फॉर्मूला आपको बताइए, रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। थीटा 16 नहीं रखना है, 120 है। v1 स्क्वायर v स्क्वायर है, v2 स्क्वायर भी v स्क्वायर है, 2v इंटू v, और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। ये बनेगा आपके पास में v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू -1/2, ये कट गया इसमें। तो ये बन गया आपके पास में अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो आपके पास में ये बचा v। तो हम कहेंगे चाल में परिवर्तन तो 0 है, पर वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v हुआ। तो 0, v आपका आंसर होगा। तो 0, v देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है। तो 12वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, एक कार कुछ दूरी तय करती हुई प्रथम 1/3 भाग को स्पीड से, दूसरे 1/3 भाग को स्पीड से, और तीसरे 1/3 भाग को स्पीड से कवर करती है, तो एवरेज स्पीड। तो प्यारे बच्चों, औसत चाल की 2 ट्रिक होती हैं, समान समय में और समान दूरी में, या दूरियां समान है तो समान दूरी में औसत चाल जो होगी, इसकी औसत चाल एवरेज स्पीड जो होगी, उसका ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं। 3v औसत एवरेज इक्वल्स टू 1/v1, 1/v2, 1/v3। 3/v औसत इज इक्वल्स टू 1/v1 कितना है, 10, v2 कितना है आपके पास, 20, v3 कितना है हमारे पास में, 60 दे रखा। अब इनका एलसीएम लेना है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन जरूर है। एलसीएम 60 आ जाएगा, भाग लगाओ इससे 6, इससे भाग लगाओ 3, इससे भाग लगाओ 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10/60, काट दो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v औसत जो है हमारे पास में, ये इस साइड शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एवरेज स्पीड होगी, अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता हुआ चले तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रखा है, एक पत्थर एक टावर के शीर्ष से छोड़ा जाता है, धरातल से टकराने पर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरा पत्थर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समान टावर के शीर्ष से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से फेंका जाता है, तो इसका धरातल पर टकराते दौरान में वेग कितना होगा, स्पीड निकालनी है। 2 कंडीशंस दे रखी हैं, देखिए। सबसे पहले कह रहा है, मान लो ये हमारे पास में कोई भी एक टावर की हम बात कर लेते हैं, ये रहा टावर। क्या कह रहा है, यहां से किसी भी स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, u इक्वल्स टू 0, जब वो धरातल से टकराता है ऐसे, ये यहां पर हिट करेगा, तो उस समय इसका v आपको दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया, u दे दिया, v दे दिया। हाइट हमें नहीं पता है कितनी, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो h हो गई इसकी हाइट, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में आ रहा है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन में यहां पर बना देता हूं, मान लो ये कह रहा है सेम वही टावर है, क्योंकि हाइट सेम है, क्योंकि इसने ये बोला है दूसरा पत्थर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समान टावर के शीर्ष से, यहां से हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं, पर इस बार u की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर हो गई।
तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये जमीन से टकराएगा तो इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, v की वैल्यू निकाल। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, u दे रखा है, v दे रखा है, हाइट को और ग्रेविटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करें, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सेम तरीके से यहां बात करें, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v की वैल्यू कितनी है, 9 हो गई हमारे पास में, डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें। और इसकी मैं बात करता हूं इक्वल्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2g इंटू एच। तो हम कह सकते हैं 2gh की वैल्यू हो गई कितनी आपके पास में, 9 हो गई। अब 2gh की वैल्यू यहां पर हम 9 पुट कर देंगे या 9 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, v स्क्वायर कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू u की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 4 का स्क्वायर, प्लस करके डायरेक्ट हमारे पास में 2gh की वैल्यू जो है वो 9 है, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इट विल बी 25। तो v इज इक्वल्स टू जो होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। दोनों को कंपेयर करना है तो 5 किलोमीटर पर आवर, देखिए बी ऑप्शन जो है वो 14 क्वेश्चन का आपके पास में करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक कार 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कांस्टेंट स्पीड से प्रत्येक चक्कर 62.8 सेकंड में पूरा करती है। प्रत्येक चक्कर में औसत चाल और औसत वेग बताइए। आप लोगों को यहां से पता चल गया होगा, दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, पहले जो मांग रहा है वो पहले लिखेंगे, औसत चाल एवरेज स्पीड, और दूसरा आपसे मांग रहा है ये औसत वेग, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, तो औसत वेग की बात करें तो एक वृत्तीय पथ में विस्थापन 0 होगा, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि कंप्लीट चक्कर जब पूरा होता है तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो वेलोसिटी विल बी 0। औसत चाल रहेगी क्योंकि दूरी 0 नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि एक कार 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, तो एक पूरा चक्कर निकाल रहा है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी हो गया, तो 2 पाई आर आपके पास में है 100, और समय कितना दे रहा है ये 62.8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 62.8। अब देखो ध्यान से, मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 00 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 628 डिवाइडेड बाय 62.8, ये हटेगा 0, ये आएगा आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, औसत वेग हो गया 0। तो पकड़ो इस चीज के अंदर में, ये देखो ये कह रहा है वेलोसिटी 0 और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये बनेगा। यानी 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रखा है, देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है। यदि एक एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, एकांक सदिश जो है उसकी वैल्यू दे रखा है, तो बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हमें पता है अगर कोई भी इकाई सदिश है तो उसका परिमाण जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और 1 के अकॉर्डिंग फिर सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड मतलब इन नंबर का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस करके 0.8 का स्क्वायर प्लस करके ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बना हमारे पास 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जोड़ लो इसको, 89 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इधर लिया इसको, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89, तो ये बन जाएगा आपके पास में 0.11, तो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.11। अब देखिए ये इसी फॉर्म में चाह रहा, इसको स्क्वायर रूट से कोई मतलब नहीं है, तो c जो कांस्टेंट हमारे पास में है उसकी वैल्यू रूट में 0.11। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 3 बल हैं आपके पास में, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर लंबवत एक दूसरे पर कार्य कर रहे हैं। तो
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, इनके परिणामी बलों का जो मान है वो कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रखा है, तीन वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे दे रखे हैं, ये तीन वेक्टर्स हैं। हमने कहा कि देखो ये तीसरा वेक्टर ऐसे है, अब मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। आपसे कह रखा है कि ये मान लो 3 न्यूटन हो गया, ये मान लो 4 न्यूटन हो गया, और ये आपके पास में है 12 न्यूटन। आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि अगर मान लो तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये हमारे पास में है F1, ये आपके पास में हो गया F2, और ये हो गया हमारे पास में कितना F3। एक सिंपल तरीका तो ये रहता है कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, जो आए वो उसको इसके साथ सॉल्व कर दो। पर हमें पता है कि तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि परिणामी जो होगा हमारे पास में, रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे होगा, रूट में F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर, F3 स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, F2 कितना है, 4 का स्क्वायर, और F3 कितना हमारे पास में, 12 का स्क्वायर। अब सॉल्व करें इसको, 9 + 16 + 144 ऐड करोगे 169 आएगा, और 169 का मतलब होता है 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास में फोर्स होगी वो 13 न्यूटन। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R, यानी P और Q दो सदिश हैं, उनका परिणामी आपके पास में कितना है, R है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। तो आप कहोगे R इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हो P + Q, लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। सदिश रूप में ऐसे लिखूं, अब अदिश रूप में लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R इक्वल्स टू √ P स्क्वायर + Q स्क्वायर + 2PQ cos थीटा। यह लिखने का तरीका है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे P और Q का प्लस R के बराबर है वेक्टर फॉर्म में, और स्केलर फॉर्म में अदिश रूप में आप ऐसे लिख सकते हो। पहला लाइन का मतलब है, यह कह रहा है कि अचानक Q को डबल कर दिया हमने, तो जो नया रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो P के परपेंडिकुलर है। मान लो Q को मैंने डबल कर दिया, अब Q जो हमारे पास में था उसकी जगह मैंने 2Q कर दिया, तो नया रिजल्टेंट बनेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं R' बना मेरे पास में, इजिकल्स टू क्या होगा, P को तो हमने छेड़ा ही नहीं इसमें, प्लस करके ये बन गया 2Q, ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये जो R' है आपके पास में, ये P के साथ परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो आपसे कह रहा है कि R' तथा P लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो आप ये कह सकते हो कि R' डॉट P इजिकल्स टू 0 होगा हमारे पास। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ये बन गया P + 2Q, डॉट करके बना आपके पास P' इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, P को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो P डॉट P, प्लस करके P को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2P डॉट Q इजिकल्स टू 0। ये बन जाएगा P स्क्वायर + 2, और ये बन जाएगा PQ cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट 0 है हमारे पास ये। अब आप cos थीटा की वैल्यू निकालो, आपसे पूछ क्या रहा, R की वैल्यू बताइए। तो R की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर वैल्यू डालनी है बस थीटा की, और कुछ नहीं है। तो हमने कहा cos थीटा यहां से निकाल लेते, इसको यहां शिफ्ट करो, तो cos थीटा इजिकल्स टू -P स्क्वायर अपॉन 2PQ हो गया, P से P कट जाएगा, cos थीटा इजिकल्स टू -P अपॉन 2Q। अब इस cos थीटा की वैल्यू हम यहां डाल देंगे, क्योंकि जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। अब cos थीटा की वैल्यू यहां डालोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो ऑप्शन में मैच करनी चाहिए। देयरफॉर अब देखिए R इक्वल्स टू कितना है, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस आपके पास में है 2PQ, cos थीटा की वैल्यू -P अपॉन हो गया हमारे पास में 2Q से 2Q कट गया, तो R इक्वल्स टू बना रूट में
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो ये पी इंटू पी माइनस हो गया, कट गया आपस में। तो आर इज इक्वल्स टू, ये अलग है, रूट में बना हमारे पास में क्यू स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास में क्यू के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण जो है वो क्यू के बराबर होगा। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है कि एक आर वेक्टर आपको दे रखा है, इसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन चाहिए। अब प्रोजेक्शन की बात होती है परछाई। अब आप ये कह सकते हो कि एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया आई कैप और जे कैप की बात करेंगे। तो आपको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो घटक होगा वो आई कैप और जे कैप का ही प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है। तो तीसरा जो के कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि मॉडुलस बताना है, परिमाण। तो सिंपल सी चीज है कि आर वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर सदिश का एक्स वाई तल पर प्रोजेक्शन जो है, प्रक्षेप, एक्स वाई तल पर प्रोजेक्शन भी एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, जेड 0 होगा, प्रक्षेप बराबर वेक्टर फॉर्म में होगा हमारे पास में 3i प्लस जे कैप। अब ये तो मॉड की फॉर्म में मांग रहा है, तो इसका जो परिमाण होगा हमारे पास में, परिमाण ये बनेगा आपके पास में अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर देते 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास में रूट में 9 प्लस 1, यानी अंडर रूट हमारे पास में कितना हुआ, 10 हुआ। तो अंडर रूट 10 देखिए डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है 19 क्वेश्चन का। अगर मान लो यहां पर ये बोलता वाई जेड प्लेन में तो एक्स 0 कर देते, अगर ये एक्स जेड प्लेन बोलता तो वाई 0 करके प्रोजेक्शन निकालते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि P, Q और R तीन वेक्टर जो है इनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। दो कंडीशन, पहली कंडीशन यहां से स्टार्ट हो रही है, ये कह रहा है कि P और Q का प्लस अगर R के बराबर है तो P और R के बीच का एंगल कितना है, θ1। तो पहली कंडीशन में यहां लिख देता हूं इसमें, केस नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर P प्लस Q इक्वल्स टू R वेक्टर है तो इस कंडीशन में P तथा R के मध्य एंगल कितना है, θ1 हो गया, पहली कंडीशन। दूसरा केस में यहां लिख देता हूं इसमें, दूसरे केस में आपसे क्या कह रहा है कि अगर P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 0 है, यानी P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर ये इक्वल्स टू 0 है, तो P और R के बीच का एंगल चेंज होकर θ2 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं P तथा R के मध्य का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, θ2। अब आपसे कह रहा है कि θ1 और θ2 के बीच का रिलेशन। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि जिन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया होता है सॉल्व उन्हीं को करते हैं। P और R के बीच का एंगल है तो P को यहां शिफ्ट करो, तो ये बन जाएगा Q वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस P वेक्टर। अब इसको मॉड लेकर सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2RP कॉस θ1 कहेंगे। अब P Q R तीनों सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं Q स्क्वायर, देखो ऐसे है, P की वैल्यू Q के बराबर है कि वैल्यू R के बराबर है, इसको X मान लेता हूं मैं आपके लिए। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 बना माइनस 2 कॉस θ1 है ये। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 कॉस θ1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। तो cos θ1 की वैल्यू आएगी 1/2 और cos θ1 बाय 2 60 डिग्री पे होता है, तो θ1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 60 डिग्री। अब इसी तरीके से आप θ2 की वैल्यू निकालोगे और फिर रिलेट करेंगे इसको θ1 के साथ में। तो देखिए P और R के बीच का एंगल दे रखा है, तो P और R को सॉल्व करेंगे, Q को यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा P प्लस R इक्वल्स टू माइनस Q। अब मॉड लेके सॉल्व करें तो P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस
टू पी आर कॉस थीटा 2 है। इस बार देखो एंगल थीटा 2 दे रखा, इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू आर की जगह एक्स अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x² कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये सब एक्स स्क्वायर कॉमन कट गए, 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू 1। इसको यहां शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू -1। तो कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू -1/2। और आप लोगों को पता है कॉस थीटा -1/2 120 डिग्री पे होता है। अब आप खुद देखिए थीटा 2 की वैल्यू डबल है थीटा 1 से, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा 1। अब ये ऑप्शन किस में है, देखिए थीटा 2 डबल है थीटा 1 का, थीटा 2 ये देखो ये दे रखा है, इसको दूसरे तरीके से पेश किया इसने, इसको यहां ले गया, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2/2 ऐसे है। तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर 20 क्वेश्चन का जो है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके सामने ये दे रखा है, ये कह रखा है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, बल दे रखा आपको इतने न्यूटन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट से गुजर रही है। तो आपसे ये कह रहा है कि बल आघूर्ण का मान कितना होगा, टॉर्क की वैल्यू। दोस्तों सिंपल सी चीज देखिए, आपको सबसे अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है, यानी बल आघूर्ण जो निकालना है, टॉर्क निकालना है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। तो आप लोगों को पता है कि एफ की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है इसमें, एफ इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, -3i प्लस j प्लस 5k। अब आर वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो x में है 7, y में है 3, z में है 1। तो ij के यूज करेंगे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा स्थिति सदिश, वो कितना बनेगा 7i प्लस ये बन गया 3j प्लस 1k। अब आपसे कह रहा है टॉर्क की वैल्यू बताइए, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, इसने खुद ने चला के फॉर्मूला दे दिया r क्रॉस f। और देखिए मॉड के फॉर्म में नहीं चाहिए, इसको वेक्टर की फॉर्म में चाहिए। आंसर लगभग सब सेम है, प्लस माइनस का हेर फेर है। तो मॉड निकालेंगे सबसे पहले वेक्टर, तो देखिए टॉर इज इक्वल्स टू, मॉड का सिंबल बनाया हमने, i j k लिखा, पहले r लिखा हुआ तो r की वैल्यू लिखनी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में पहले f दे रखा तो पहले f लिख देना, नहीं, r की वैल्यू है 7 3 1, f की वैल्यू है -3 1 और 5। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं मैं। i निकालने के लिए इनको छिपा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, माइनस अपनी तरफ से नीचे से ऊपर 1, माइनस लगाया इसमें ऐसे छुपाया, ये 35 माइनस अपनी तरफ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, तो ये बन जाएगा +3 प्लस k कैप करके k को छुपाएंगे इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7 माइनस अपनी तरफ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया -9 यानी +9 हो गया। अब सॉल्व कर दे, ये बन जाएगा 14i, ये बन गया -38j, और ये बन गया आपके पास में +16k। अब ये ढूंढिए कौन सा है, 14i -38j प्लस 16k। मुझे सामने दिख रहा है सी ऑप्शन जो है हमारे पास 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है कि एक बिंदु पर कार्य दो बलों के परिणामों का योगफल जो है वो 16 न्यूटन है, यानी दो फोर्स जो हैं उन दोनों का प्लस जो है आपके पास में वो 16 न्यूटन है। यदि इनका परिणामी रिजल्टेंट जो है वो 8 न्यूटन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मान लो हमने ये कहा कि माना कि लेट अस कंसिडर दैट, माना कि दो बल जो हैं, दो बल P और Q मान लेते हैं, P तथा Q है। अगर ये P और Q है तो आपको पता है कि P प्लस Q जो है इनकी वैल्यू आपके पास में 16 न्यूटन है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, तो मैं ये कह सकता हूं इनका परिणामी जो है, परिणामी बराबर हो गया हमारे पास में R मान लेता हूं, और R इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 8 न्यूटन कह रखा है, ठीक है। साथ में कह रहा है इसकी दिशा छोटे बल के लंबवत है, यानी छोटे वाले के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो किसी को भी छोटा मान ले, तो P को मान लेता हूं मैं इसमें, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि P की वैल्यू कम है और Q की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं
आर तथा पी के मध्य का कोण जो है वो बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो अब आपको पता है कि R उसका परिणामी है, तो हमें पता R इक्वल्स टू P प्लस Q हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में P प्लस Q है। अब एंगल R और P के बीच बन रहा है, तो मुझे P को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि Q वेक्टर इक्वल्स टू R माइनस P वेक्टर। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप P को क्यों ले गए, एंगल P के साथ दे रखा है, अगर बड़े वाले के साथ देता तो मैं Q को ले जाता वहां शिफ्ट, क्योंकि मुझे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो cos थीटा में थीटा की वैल्यू चाहिए, वो थीटा की वैल्यू मुझे इसने 90 डिग्री दे रखी है। तो क्या बन जाएगा, अगर आप इसका वेक्टर खोलें तो Q इज इक्वल्स टू रूट में हमारे पास में R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, सॉरी 2PR आएगा यहां पर 2PR cos थीटा। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये नंबर साफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू R की वैल्यू 8 है तो 64 बन गया प्लस P स्क्वायर। अब देखिए P की वैल्यू आप निकाल लो, यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस Q, तो ये पुट कर देते हैं। तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 64 प्लस करके P की वैल्यू वहां से एलिमिनेट करेंगे 16 माइनस करके Q बन गया होल स्क्वायर। तो देखो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस ये हो जाएगा 200, ये हो गया हमारे पास 16 चौक 256 प्लस करके Q स्क्वायर माइनस 32Q हो गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया। आप इसको इधर शिफ्ट कर दो 32Q इज इक्वल्स टू इन दोनों को जोड़ लो 10 का 0 हासिल 1 और ये बन जाएगा 5 और 6 12 का 2 हासिल 1 320। अब देखो डायरेक्ट कट रहा है इसमें 10, Q की वैल्यू हुई आपके पास में 10 न्यूटन, ये बड़े वाला है, और छोटे वाला P कितना होगा 16 में से 10 माइनस कर दो 6 न्यूटन। तो छोटे वाले के साथ 90 डिग्री था, तो P और Q है 6 और 10 आंसर होगा आपके पास। तो 6 और 10 कौन सा है, ए ऑप्शन। तो 22वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके सामने देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वस्तु पर निम्नलिखित 3 बलों का समुच्चय कार्य करता है, इसका परिणामी शून्य नहीं होगा। यानी इन 4 ऑप्शन में से किसका रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा। तो देखिए रिजल्टेंट 0 होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हम ये मान लेते हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर में 3 फोर्स लग रही है, ये हमारे पास में 3 फोर्स है, इसको मैंने कह दिया F1, इसको मैंने कह दिया F2 और ये हो गई मेरे पास में F3। तो फोर्स जो है उसका रिजल्टेंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है और कब 0 नहीं होगा, अगर कोई भी 2 वेक्टर्स जो दे रखे हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्लस, यानी F1 और F2 कोई भी 2 फोर्स जो है उनके मैग्नीट्यूड का प्लस बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के। यानी 2 वेक्टर का प्लस अगर तीसरे वेक्टर के से ज्यादा है या बराबर है तो हम कहेंगे कि इनका परिणामी शून्य होगा, परिणामी शून्य होगा, रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा। और अगर 2 का एडिशन तीसरे के बराबर नहीं है, छोटा है, तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो चेक करते हैं, फर्स्ट वाले की बात करते हैं पहले ऑप्शन में। तो 10 10 10 है, तो हम ये कह सकते हैं 10 प्लस 10 ये बड़ा होगा उस 10 से, तो इसका मतलब यहां पर परिणामी शून्य होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, इन दोनों का जोड़ 10 प्लस 10 बराबर है किसके, 20 के, तो बराबर भी होगा, चलेगा इसमें। तीसरा हमारे पास में है इसकी, तो 10 प्लस ये हो गया हमारे पास में 20, ये बड़ा है तीसरे वाले से, ठीक है, तो ये भी संतुलित होगा। चौथे की बात करते हैं, अब अटक गया यहां पर, पहले 2 को प्लस करो 10 प्लस 20, इन दोनों का जोड़ छोटा है किससे, 40 से, यानी इन दोनों वेक्टर का प्लस जो है वो तीसरे के बराबर भी नहीं है, छोटा है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा। तो 23 का हमारा करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों कौन सा है, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट
24 में देखिए एक कंडीशन आपके सामने सेटअप की गई है। कंडीशन में क्या कह रखा है, यह कहना चाह रहा है कि मैं सूर्योदय के समय सूर्य के सामने मुख करके सड़क पर चलना प्रारंभ करता हूं। तो हमने कहा ये मान लो पूर्व दिशा हो गई, ये हमारे पास पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर नॉर्थ हो गया, और ये हमारे पास में दक्षिण यानी साउथ हो गया। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ईस्टवर्ड चल रहा है, पहले पूर्व दिशा में चलाइए, ठीक है। कुछ समय चलने के बाद मैं लेफ्ट साइड की ओर मुड़ गया, यानी लेफ्ट साइड में मुड़ने का मतलब उत्तर दिशा में मुड़ गया इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मतलब राइट साइड, तो इस साइड मुड़ के ये इधर चला गया। अब आपसे पूछ रहा है बताइए मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो इसका जो मुंह है वो तो ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व दिशा में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। एक सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक चिड़िया बिंदु इतने से इतने मीटर की ओर गति करती है। यदि चिड़िया की चाल 10 मीटर पर सेकंड हो तो मीटर पर सेकंड में चिड़िया के वेग को कैसे लिखेंगे। सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को चाल दे रखी है तो चाल तो परिमाण होती है, आपको वेग निकालना तो डायरेक्शन के साथ चाहिए। तो देखिए वेग अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो परिमाण लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ में मुझे दिशा लगानी पड़ेगी डायरेक्शन। तो देखिए आपको पता है कि परिमाण जो है वो आपको दे रखा है चाल के रूप में, स्पीड क्या होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चाल क्या होती है वेग का परिमाण। तो आपको ये दे रखा है वेग का जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड आपके पास में 10 हो गया, बस आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, दिशा निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ देता हूं, दिशा का मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर से निकल जाएगा। मान लो मैंने कहा ए पॉइंट जो है वो आपके पास में हो गया, इसको यूज करते हैं वेक्टर में i-2j + 3k। बी जो है आपके पास में ये दे रखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें 4i + 2j + 3k। अब आपको चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो हमने कहा ए बी वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे 3i कैप, दिस माइनस दिस तो 4j कैप, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो ए बी का हमारे पास वेक्टर आ गया है, अब इसका इकाई सदिश निकालना है। तो आपको पता है कि डायरेक्शन अगर मैं निकालूं तो तरीका क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड ए बी का। वेक्टर आपके पास में है 3i कैप + 4j कैप, मॉड निकालना है रूट में 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 3i + 4j अपॉन करके ये बन गया 5 आपके पास। अब इस वैल्यू को उठा के एज इट इज यहां पर रखना है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन पर, डायरेक्शन नहीं दे रखा तो डायरेक्शन हम इससे निकाल रहे हैं, v वेक्टर = 10 और डायरेक्शन बना आपके पास में 3i कैप + 4j कैप अपॉन कितना हुआ 5 हुआ, इसको काटो इससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, v वेक्टर = 6i कैप + 8j कैप। अब ढूंढ लो आंसर कौन सा हमारे पास में, 6i कैप + 8j कैप, 6i कैप + 8j कैप। 25 का करेक्ट आंसर दोस्तों आपके पास डी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आज के पहले टेस्ट का सॉल्यूशन। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों हां, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन वाइज अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारे फिजिक्स गुरु का जो मोबाइल ऐप है उसे आज ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उन सब के सॉल्यूशन आपको जो है उस मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।